सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों देखते हैं अष्टक नियम ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, साथ में इसके अपवाद और कमियों के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑक्टेट रूल की, अष्टक नियम की, तो दोस्तों इसके बारे में जो वैज्ञानिक आया था उसका नाम था गिलबर्ट एंड लुइस। गिलबर्ट एंड लुइस जो कि 1916 में, तो उसने इस नियम के बारे में बताया था दोस्तों। और आपको मैंने बताया था लुइस ने और साथ में कौशल ने एक अवधारणा भी दी थी इसके आधार पर। और तब मैंने आपको बताया था अष्टक नियम भी पढ़ेंगे जो कि लुइस ने दिया है। तो यही वैज्ञानिक है लुइस। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन, जाके आप देख सकते हैं इसको। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों अष्टक नियम की, तो ये क्या कहता है, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है। ये कहता है कि कोई भी परमाणु है जब वो रासायनिक यौगिक बनाता है, जब कोई परमाणु होता है वो जब रासायनिक यौगिक बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी इस तरह से करता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी इस तरह से करता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। वापस से समझना कि कोई भी परमाणु है जब वो रासायनिक यौगिक बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी इस तरह से करता है कि उसके बाहरी कक्ष में या बाहरी कोश में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉनों का संयोजन हो जाए, जिससे दोस्तों इसका स्थिरता प्राप्त हो जाती है। वो परमाणुता होता है, वो स्थायित्व हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कहने का मेरा मतलब होता है कि इसका जो विन्यास होगा वो उत्कृष्ट गैस, जो नोबल गैस होती है उसकी तरह हो जाएगा। और दोस्तों वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ तो सारा डिटेल से और डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास में दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ध्यान से, अभी मैंने बोला आपको इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान, तो पहला मैं समझता हूं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का दान करना। इलेक्ट्रॉन का दान करना इसमें आपको ऐसा कोई भी तत्व लेना है या परमाणु लेना है जो इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। मेटल होगा जो कि होगा हम बहुत ही फेमस होगा, इसको लेंगे जो कि कौन है, सोडियम। तो सोडियम होता है, उसकी बात करेंगे तो उसकी परमाणु संख्या होती है 11। दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना। जो भी आपको आगे डाउट लग रहा है और आगे आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं आपको 100% या दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो सारा डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको बाद में अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से दोस्तों, इसके परमाणु संख्या होती है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका दोस्तों 2, 8 और 1। ये सोडियम होता है, ये कोशिश करता है कि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो उसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो ये सोडियम उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ ले, प्लस कर ले, या तो दोस्तों ये कर सकता है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल दे, माइनस कर दे। ठीक है, हालांकि माइनस मैंने यहाँ पर लिखा, समझ जाना आप लोग कि 1 इलेक्ट्रॉन को वो बाहर कर दे तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बाह्यतम कोश में, क्योंकि बाह्यतम कोश तब ये हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बाह्यतम कोश कौन सा है, ये वाला। और बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 7 होता है उसको या तो जोड़ ले तो ये 1 और 7 कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ऐसा करना बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर कठिन होता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ना बहुत बड़ा काम होता है और 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना वो बहुत आसान काम होता है। तो ये आपका सोडियम होता है, वो खुशी खुशी क्या करेगा, उसके बाह्यतम कोश में जो 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है उसको वो क्या कर देगा दोस्तों, बाहर निकाल देगा। कहने का मतलब होता है सोडियम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो ये क्या हो जाएगा, Na+1 और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। देखिए पहले इसका विन्यास क्या था, 2, 8
और 1, ये वाला विन्यास था। ओके, अब इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब आप समझो ध्यान से, उसके बाह्यतम कोश में दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं दोस्तों अष्टक, इसको बोलते दोस्तों अष्टक, जो कि अब अष्टक आपका कैसा है, पूर्ण है, कंप्लीट है। तो अष्टक इसका कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण है, अब क्या है, पूर्ण है दोस्तों। तो इस प्रकार से सोडियम होता है, उसका विन्यास 2, 8 जो कि होता है टोटल 10, और 10वां जो आपका तत्व है वो है दोस्तों नियोन। कौन है, नियोन। और नियोन होता है वो क्या है, एक अक्रिय गैस है, एक निष्क्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। और उत्कृष्ट गैस और अक्रिय गैस एक ही बात है ना। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस जो होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है। तो आपका Na+ होगा वो किसके तरह हो जाएगा, किसकी तरह विन्यास प्राप्त कर लेगा, नियोन की तरह। ये कैसे संभव हुआ, तो ये संभव हुआ इलेक्ट्रॉन का एक दान करके। आई बात समझ में यहाँ तक। अब हम समझते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, इस कंडीशन को हम समझते हैं। जैसे इसका एक फेमस परमाणु या तत्व लेते हैं जो कि है क्लोरीन। क्लोरीन होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 17। इसके बाह्यतम कोश में कितने होंगे आप लोग देख लेना अभी, 2, 8, 7, कितने बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये भी 2 कंडीशन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसके पास में 2 रास्ते, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दे। कौन सा आसान तरीका है, सेकेंड वाला, 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। तो भाई आपका जो Cl होता है थोड़ा समझदार है, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो Cl होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये बन जाएगा Cl-। जो ग्रहण करता है वो माइनस, जो त्यागता है वो प्लस। देखिए Cl का पहले विन्यास क्या था, पहले विन्यास था 2, 8 और 7। अभी क्या हो जाएगा इधर, 2, 8 और 8। दोस्तों बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको क्या बोलते हैं, अष्टक, ऊपर लिखा है, ठीक है, ऑक्टेट, अष्टक, कंप्लीट है, पूर्ण है। 2, 8, 10 और 8, 18। 18वां जो तत्व है उसका नाम है दोस्तों आर्गन। उसका नाम क्या है, आर्गन। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे अगर फ्रेम कटता है तो, है ना, आर्गन। और आर्गन होता है वो क्या है, तो आर्गन है आपकी अक्रिय गैस, आर्गन है आपकी अक्रिय गैस। और ये अक्रिय गैस होती है, उसकी तरह विन्यास जो प्राप्त किया है वो किसने किया है, Cl ने किया है, Cl ने किया, क्लोरीन ने किया है। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम समझते हैं आगे कि दोस्तों यदि कोई इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आगे थोड़ा कर लेते हम, फिर हम आगे साझेदारी वाला समझेंगे। अब क्या होता है, Na+ होता है, एक आयन बन चुका है, धनायन बन चुका है, और Cl- होता है वो एक ऋणायन बन चुका है। हालांकि वो दोनों अस्थाई यानी कि विन्यास प्राप्त कर चुके हैं, अष्टक इनका कंप्लीट है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो कैसे हैं, आवेशित हैं। इस कारण से बाद में दोस्तों ये क्या होता है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि Na+ होता है वो जब Cl- के संपर्क में आता है तो आपस में दोस्तों एक उत्पाद बना देते हैं जो कि होता है NaCl, जिसको हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनके मध्य क्या हुआ, तो इनके मध्य हुआ दोस्तों आकर्षण। इनके मध्य क्या हुआ दोस्तों, आकर्षण। आकर्षण कब होता है, जब अलग अलग या विपरीत आवेश होते हैं तब आकर्षण होता है। और आकर्षण से +- आकर्षण से जो बाद में दोस्तों उत्पाद बना है आपका NaCl, उसके अंदर आपको या तो आप इसको आयनिक बंध कह सकते हो, आयनिक बंध कह सकते हो, या फिर इसको दोस्तों
कल मैंने आपको इसको नाम दिया था कि वैद्युत संयोजक बंध भी कह सकते हो। नाम याद होगा आपको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो ये भी कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, आपको ये समझना है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करना। अब हम समझते हैं कि दोस्तों ये साझेदारी कैसे करते हैं वो। इसके लिए मैं अलग से एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, तो तीसरा हमारा है साझेदारी करना, साझा करना। ठीक है, साझा करना, किसका भी साझा करना दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन का साझा करना, ये बात लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साझा करना। ओके, मैं आपको प्रॉपर इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप नोट्स लिखो तो ये ना कहो बाद में पढ़ते हुए कि क्या लिखवा दिया, इसलिए मैं आपको प्रॉपर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिलहाल आप समझो इतना। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे दोस्तों, कल वाला H2O, जल। देखिए, इसमें आप देखोगे तो हालांकि 3 परमाणु है, पर 2 परमाणु हैं। एक तो है आपका ऑक्सीजन और दूसरा है आपका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 8 और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। इसका विन्यास में लिखूंगा तो हो जाएगा 2 और 6। इसका मैं विन्यास लिखूंगा तो केवल 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए दोस्तों, हालांकि यहाँ पर मैं साझेदारी में अष्टक की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अष्टक की बात का फॉलो जो केवल होगा वो ऑक्सीजन का होगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोस्तों वो 7 इलेक्ट्रॉन ला तो नहीं सकता। तो ये कम से कम कोशिश करेगा दोस्तों डुप्लेट बनाने की। डुप्लेट को बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बनाने की। देखिए, ऑक्सीजन होता है, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो वो दोस्तों या तो कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लाने की, या फिर कोशिश कर सकता है वो 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। लेकिन मैंने आपको पहले से बता दिया कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है तो फिर उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इससे अष्टक नहीं बनेगा, उससे डुप्लेट बनेगा, जो कि यह संभव बात नहीं है। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता, अब तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करना, या फिर हम कह सकते हैं ग्रहण करना। हालांकि ग्रहण करना यहाँ पर बात हम नहीं कर रहे हैं, हम साझे की ही बात कर रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन होता है, इसको हम एक लुईस प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ओके, अब हमारे पास में 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो देखो, पहले तो वो इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और दूसरा इस हाइड्रोजन से साझा करेगा, तो 2 हाइड्रोजन का साझा हो गया। अब हाइड्रोजन होता है, वो 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। यानी कि ये हाइड्रोजन होता है, वो इसके 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। दोस्तों साझे में ये फायदा होता है कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉन चाहे वो उस परमाणु का हो चाहे अपने परमाणु का हो, साझेदारी में काउंट दोनों तरफ होंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इसको काउंट करने की कोशिश करूं तो ऑक्सीजन के पास में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो अपने ही है, मतलब ऑक्सीजन के ही है। बाकी ये हो जाएगा 7वां इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा 8वां इलेक्ट्रॉन। तो भाई ऑक्सीजन ने साझा किया और उस दौरान ऑक्सीजन का अब विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 8। क्या विन्यास हो जाएगा? 2 और 8। और दोस्तों आपके हाइड्रोजन होता है, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो उनके पास अब कितना हो जाएगा? 2। तो
ऑक्सीजन का विन्यास हो जाएगा नियॉन गैस की तरह और हाइड्रोजन का विन्यास हो जाएगा हीलियम गैस की तरह। और हीलियम और नियॉन दोनों के दोनों अक्रिय या उत्कृष्ट गैस हैं। दोनों के दोनों ये कैसी है दोस्तों? उत्कृष्ट गैस हैं। दोनों के दोनों कैसी हैं? उत्कृष्ट गैस हैं और उत्कृष्ट गैस की तरह ही विन्यास प्राप्त हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों अष्टक नियम को मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो आप लोग अगर अभी लिख रहे हो तो दोस्तों आप काम कीजिए कि ये हेडिंग लगा करके आप लोग लैंग्वेज को लिखना, उसके बाद में फिर ये चीज़ आपको उतारना है तो उतार लेना, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि इस नियम के अनुसार परमाणु का रासायनिक यौगिक बनाते समय, परमाणु रासायनिक यौगिक बनाते समय इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करते हैं कि उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का संयोजन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसको बोलते हैं दोस्तों अष्टक, ऑक्टेट। तो देखो वैसे नाम से ही क्लियर होता है, ऑक्टेट रूल मतलब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना। सिंपल है, ठीक है, थिम्पल है, बहुत थिम्पल है, सिंपल है नहीं, बहुत थिम्पल है। देखो आगे 8 इलेक्ट्रॉन का संयोजन हो जाए, इससे उत्कृष्ट गैसों की तरह स्थायित्व विन्यास प्राप्त हो जाता है या हो जाए, ठीक है। तो इससे उत्कृष्ट गैस होते हैं उनकी तरह ही स्थायित्व विन्यास प्राप्त हो जाए। तो कुल मिला के दोस्तों अष्टक नियम ये हो जाता है। अब हम करते हैं दोस्तों बात आगे अष्टक नियम के अपवाद, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होगा इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो इसके 3 एक्सेप्शन होते हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि कोई भी केंद्रीय परमाणु होता है, इसके अंदर अष्टक जो नियम होता है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे कम इलेक्ट्रॉन होता है साझा करने से। तीसरी वाली कंडीशन अपनाएंगे हम लोग, साझा करने से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा ये होगा कि विषम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तीसरा ये होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं साझा करने से। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम समझते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। ऑक्टेट रूल जो होता है, नियम जो होता है, उसके दोस्तों हम देखते हैं अब अपवाद, एक्सेप्शन। देखिए मैं अपवाद की बात करूं तो पहला जो अपवाद है दोस्तों वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, न्यून यौगिक, या इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु में, केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन की कमी, 8 इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से आपको लिखा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे। वैसे इसको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक ही बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, समझना, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, एक तो आपके सामने है H2, इसके अलावा इसमें हो जाता है BCl2, इसके अलावा हो जाता है BF3। देखो ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनका जो केंद्रीय परमाणु, अब केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है? जो संख्या में 1 है। कहने का मतलब, हालांकि इसमें केंद्रीय परमाणु नहीं कह सकते क्योंकि दोनों हैं। इसमें देखो तो इसमें क्लोरीन 2 है और बेरिलियम होता है 1 है, तो अकेला कौन है? बेरिलियम। तो बेरिलियम को हम केंद्रीय परमाणु मान लेंगे और इसमें बोरॉन को केंद्रीय परमाणु मानेंगे जो संख्या में कम है। इसमें आप दोनों में से कोई भी मान सकते हो, 2 हाइड्रोजन है तो केंद्रीय परमाणु किसी को भी मान सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल को आगे समझाता हूँ कि किस तरह से वो साझा करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर होगा अष्टक, अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक की कमी पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। देखिए इसको लेता हूं मैं दोस्तों, बेरिलियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 4, बेरिलियम होता है इसकी परमाणु संख्या होती है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। इसके बाद में Cl है, एक की Cl को मैं लिखता हूँ, Cl की परमाणु संख्या होती है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। देखो यहाँ पे आप समझना ध्यान से, मैंने आपको अष्टक नियम अभी पढ़ाया है कि भाई आपका बेरिलियम होता है, ये बाह्यतम कोश में दोस्तों
कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। तो बाह्यतम कोश में दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है ये कितना, तो कितना 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल लेता है तो उसके पास अष्टक तो हालांकि नहीं बचता, बट उसके पास डुप्लेट बचेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल बात हो रही है साझा करना, केवल बात हो रही है साझा करना। तो भाई बेरिलियम को कितने इलेक्ट्रॉन साझा करने पड़ेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन साझा करने पड़ेंगे, तब जाके वो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लोरीन होता है, उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसको दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आ गई बात समझ दोस्तों? तो यहाँ पे हम इसको आगे समझते हैं। बेरिलियम के पास बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। कल मैंने आपको समझाया था, इसको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं रासायनिक संयोजन में। Cl संख्या में कितने हैं? 2 हैं, तो एक Cl को मैं यहाँ पे लिखूँ और एक Cl को मैं यहाँ पे लिखूँ। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए Cl को केवल 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करना है, तो भाई Cl होता है वो बेरिलियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। Cl होता है वो बेरिलियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, तो इनका तो घर बस जाएगा, यानी कि इनका संतुष्ट हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। लेकिन आपके पास में बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम होता है उसको 6 इलेक्ट्रॉन का साझा करना है। लेकिन दोस्तों बेरिलियम के पास में जितने इलेक्ट्रॉन उसने साझे में दिए हैं उतने ही वो साझा कर सकता है, बाकी वो ज़्यादा साझा नहीं कर सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने किसी को 2 रुपये दिए हैं तो आप उससे 2 रुपये ही ले सकते हो, आप उसके पास में 10 रुपये नहीं ले सकते हो। यहाँ पर हाल है बेरिलियम का ये, यानी कि उसने साझे में 2 इलेक्ट्रॉन को दिए हैं, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ही साझा कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl से साझा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl से साझा करेगा, कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है। अब कितने होंगे बाह्यतम कोश में? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने हुए बाह्यतम कोश में? बेरिलियम की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे बाद में की बात है, ठीक है, साझा करने की बात है। 2 और बाद में साझा किए तो कितने हो गए? 2 से 4 हो गए। भाई हमको कितने करने थे? भाई हमको 8 करने थे, लेकिन अभी कितने हुए? अभी यहाँ पे दोस्तों 4 हुए, तो यहाँ पे अष्टक क्या हो जाएगा? अपूर्ण रह जाता है, पूरा नहीं होता है। क्या हो जाता है? अपूर्ण रह जाता है, कमी हो जाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ये यौगिक है, लेकिन उसके पास में दोस्तों अष्टक नहीं पूर्ण होता है बेरिलियम का। हालांकि इसका तो हो जाता है, लेकिन हम केवल किसकी बात कर रही है? केंद्रीय परमाणु की बात कर रहे हैं। केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। ओके, बाकी आप लोग इसका और इसका निकाल लेना। अब एक आगे हम समझते हैं, आगे समझते हैं दोस्तों। तो आगे हो जाएगा आपका दूसरा, जो कि होता है केंद्रीय का परमाणु जो होता है, केंद्रीय परमाणु जो होता है उसमें विषम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होना। ठीक है, केंद्रीय परमाणु में विषम इलेक्ट्रॉन अणु में लिख सकता हूं यहाँ पे। देखिए इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। इसमें हालांकि क्या होता है मैं लिख देता हूं। तो इसमें केंद्रीय परमाणु जो होता है, इस केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में विषम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। बाह्यतम कोश में विषम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। विषम समझते हो ना, जैसे कि 1 3 5 7 इसका 9 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो विषम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
एक तो हो जाएगा NO और दूसरा हो जाएगा NO2, NO और NO2। मैं NO को समझा देता हूँ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO को समझाता हूँ। नाइट्रोजन होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 5। ऑक्सीजन होता है, उसकी बात करेंगे तो परमाणु संख्या होती है 8, 2 और 6। ऑक्सीजन यहाँ पे हमने लिया था, नहीं लिया था, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मैं साझा करने की बात करूँगा, इसलिए हम साझा से ही लेकर चलेंगे आगे। दोस्तों इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि 8 करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन साझा करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन साझा करने पड़ेंगे। 8 करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन साझा करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन साझा करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो नाइट्रोजन होता है, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। ऑक्सीजन होता है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाह्यतम कोश में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। नाइट्रोजन होता है, इसको साझा कितना करना है दोस्तों, कितना साझा करना है, 3 इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीजन को साझा कितना करना है, 2 इलेक्ट्रॉन का। अब देखना ध्यान से, ऑक्सीजन आपका साइड परमाणु है, मतलब केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑक्सीजन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो अभी मैंने आपको आगे रूल बताया था, जो परमाणु केंद्रीय परमाणु जितने वो साझे में इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना ही वो साझा कर सकता है। तो ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के 2 परमाणु साझे में लिए, तो उससे इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इससे इसका बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि इसका तो यहाँ पर काम चल जाएगा। अब आपका रहा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ने जितने साझे में दिए हैं उतने ही वो साझा कर सकता है, 3 नहीं कर सकता है। तो ये भाई आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन साझा करेगा ऑक्सीजन से। अब नाइट्रोजन के पास में पहले से 5 थे, 2 साझा और कर लिए, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और साझा कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मिले। हालांकि मैं प्लस यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अलग से मैं लिख देता हूँ उसको। नाइट्रोजन होता है, पहला विन्यास था उसका 2 और 5, अब उसने साझा किए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7। तो बाह्यतम कोश में आप देख रहे हो, तो बाह्यतम कोश में आपको संख्या जो मिल रही है केंद्रीय परमाणु की, वो संख्या कैसी मिल रही है दोस्तों, विषम संख्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है, या विषम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। देखो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पर अष्टक तो पूर्ण नहीं हो रहे, तो भाई हम तो पढ़ रहे क्या, अपवाद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अपवाद पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अष्टक पूर्ण होने की बात नहीं है, किसकी, केंद्रीय परमाणु की। ठीक है, यहाँ पर केवल हम बात कर रहे हैं अपवाद की। तो ऐसे कैसे दोस्तों, इसमें भी होता है, आप लोग इसको करना। अब हम लास्ट एक अपवाद देख लेते हैं, जो कि होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रसारित यौगिक। तो तीसरा हो जाएगा केंद्रीय परमाणु पर प्रसारित अष्टक, या प्रसारित यौगिक भी कह सकते हैं, प्रसारित यौगिक या प्रसारित अष्टक। ठीक है, प्रसारित अष्टक, आप लोग इसको लिख लेना, अष्टक। देखो यहाँ पर प्रसारित का मतलब होता है दोस्तों 8 से ज़्यादा होना, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप लोग इसको करना है तो कर लेना। मैं इसके एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ, एक मैं आपको समझा देता हूँ। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे PCl5, IF7, H2SO4, इस टाइप से, SF6, इस प्रकार से। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। देखिए मैं इसको लेकर के आपको समझाता हूँ, इसको लेकर के कहाँ समझाऊँ मैं इसको, यहाँ पे कर देता हूँ। PCl5 में
जो फास्फोरस है उसकी परमाणु संख्या होती है 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8 और 5। Cl का आपको मैंने बताया यहाँ पे, कहाँ पे, ये रहा। तो आप इसको समझ चुके होंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जगह भी नहीं है इतनी बड़ी। तो देखो Cl होता है, इसका हो जाएगा 2, 8, 7। इसको कितना साझा करना है, 1 इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए। तो इसका आप लोग समझ लेना, 5 है तो पाँचों का उतना ही चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन सबका। अब यहाँ पर फॉस्फोरस को अष्टक पूर्ण करना है, तो उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए दोस्तों बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैं इसको दर्शाता हूँ यहाँ पे, फॉस्फोरस का हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर काम नहीं बनने वाला है दोस्तों, क्या करूँ मैं इसको, चलो आप लोग समझ जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5 Cl लिखने आपको। एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, एक Cl यहाँ पे, 2 Cl यहाँ पे। Cl के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इधर 2, इधर बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखो भाई, आपके साइड वाले पहले क्या करते, साझा करते हैं। Cl को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ, मतलब आप समझ लेना, यहाँ पर लिखना है। तो आपके प्रत्येक Cl क्या करेगा, फास्फोरस से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। प्रत्येक Cl 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। प्रत्येक Cl, अरे इसका तो खाली रह गया, कुंवारा रह गया भाई, ये तो कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेना, ठीक है। उसके ऊपर भी 7 हो जाएंगे, ये भी साझा कर लेगा और ये भी साझा कर लेगा, इसके भी 7 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देखो प्रत्येक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए। कितने Cl थे, 5 Cl थे। अब आपके फास्फोरस भाई ने जितने साझे में इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतना वो साझा करेगा। तो देखो आपका P होता है, वो प्रत्येक Cl से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा दोस्तों। तो फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले, और उसने 5 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए। बहुत गंभीर बात हो जाती है यहाँ पे। 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे, उसने कितने साझा किए दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन और साझा किए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अष्टक से ज़्यादा हो जाएंगे। और अष्टक से जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसी को ही बोलते हैं प्रसारित, इसी को क्या बोलते हैं, प्रसारित। वैसे यहाँ पर भी सब में वही होगा दोस्तों, यहाँ सब में वही होगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अष्टक से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे अपवाद। अब लास्ट फाइनल बचता है जो कि है अष्टक नियम की कमियां। इस कमियों को मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट इसकी लैंग्वेज को लिख दूंगा और फिर हम फिनिश करेंगे इस टॉपिक को। देखिए कमियों की मैं बात करूं दोस्तों, तो अष्टक का जो नियम होता है वो कहता है कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, जो अक्रिय गैसें होती हैं वो यौगिक नहीं बनाती हैं, ये कहता है अष्टक नियम। लेकिन बाद में देखा गया तो जो जीनोन होता है, जीनोन का सिंबल है Xe, जीनोन का सिंबल है Xe। जीनोन जो होता है वो दोस्तों फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में मिल करके अनेक क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। और जो यौगिक बनाता है वो कैसे होते हैं, काफ़ी अस्थायी होते हैं। तो इससे दोस्तों आपका अष्टक नियम होता है वो खरा नहीं उतरता है, फेल हो जाता है। तो वो हो जाएगी फर्स्ट कमी। दूसरी कमी ये होती दोस्तों कि जो अष्टक का नियम होता है वो संक्रमण तत्वों पर लागू नहीं होता है, डी ब्लॉक के तत्वों पर लागू नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों में डी कक्षक या डी जो आपका कोश होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो यूज होता है, इस कारण से वहाँ पे लागू नहीं होता। अभी तक मैंने आपको जो समझाया है उसमें दोस्तों कहीं मैंने डी ब्लॉक का जिक्र नहीं किया है।
आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे दूसरी कमी वो हो जाती है, संक्रमण तत्वों पर लागू नहीं होता है। और तीसरी कमी ये होती है कि आपका अष्टक नियम होता है वो दोस्तों जो अणु होते हैं उसकी आकृति को नहीं बताता है। ये आकृति नहीं है, ये जो मैंने समझा है ना, वो आकृति नहीं है, ये केवल साझा किया है वही बात हो रही है। तो अणुओं की आकृति नहीं बताता है, उसके संबंध में कोई नहीं बताता जानकारी। तो 3 कमियां हो जाती है मुख्य मुख्य, ठीक है। तो मैं इस कमियों को लिखता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो इसको पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, मैंने एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लिखे हैं, तो आप लोग क्या करना, इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको समझाए हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों लास्ट हम पढ़ लेते हैं कमियां। देखिए मैंने आपको इसको बता दिया है, लैंग्वेज आप लोग पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, अष्टक नियम के अनुसार उत्कृष्ट गैसें यौगिक नहीं बनाती है, परंतु जीनोन जो होता है, जीनोन वो एक तो ऑक्सीजन के साथ में, जीनोन होता है वो ऑक्सीजन जो होता है उसके साथ में फ्लोरीन जो होता है F, इसके साथ में अनेक यौगिक बनाते हैं। और वो यौगिक काफ़ी कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, काफ़ी कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इसके यौगिक हो जाएंगे XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, XeOF4, इतने यौगिक बनते हैं, ठीक है। सेकेंड कमी हो जाती है अणुओं की आकृति जो होती है उसके संबंध में यह नियम होता है वो किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं करता, किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। और लास्ट बात है संक्रमण जो तत्व होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इस नियम की पालना नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों संक्रमण तत्व में डी कक्षीय इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं, इस कारण से वो व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। जो अष्टक नियम होता है वो इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता है, साथ में पालना भी नहीं करते संक्रमण जो तत्व होते हैं वो। आई बात समझ में? तो दोस्तों कुल मिला के मैंने आपको सारा डिटेल से अष्टक रूल्स का बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।